आज हम आप लोगों के बीच एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th चैप्टर 4 लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत में आयोजित होने वाली कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कराने का निर्णय लिया। हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बुक का अध्ययन आप लोगों को इसी तरह वीडियो के माध्यम से कराएंगे। लेकिन आज हम क्लास 7th के जो ज्योग्राफी हैं उसके चैप्टर 4 का अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम पर जाते हैं, अर्थात एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 और चैप्टर 4 का जो नाम है वायु, उस पर जाते हैं। जैसे कि आप लोग को ये भी मालूम है कि कोई भी चैप्टर जो होते हैं उसका जो नाम होता है उस नाम में उस चैप्टर की पूरी सारांश छुपी हुई रहती है। तो आज हम इस वायु के विषय में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले वायु जान लेते हैं हम लोग कि वायु क्या है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तरह के गैस पाए जाते हैं। उन्हीं गैसों के समूह को वायु कहा जाता है। और एक चीज़ और सुनिए, उन्हीं गैसों के समूह को वायुमंडल भी कहा जाता है। अर्थात वायु और वायुमंडल दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। अर्थात वायु और वायुमंडल दोनों एक ही चीज़ है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वायु क्या है। अर्थात हमारे पृथ्वी के चारों ओर हमारे आसपास जो विभिन्न तरह के गैस हैं उन्हीं के समूह को हम वायु कहते हैं। तो वायु समझ गए। अर्थात इस चैप्टर का जो नाम था उसको आपने समझ गए। अब हम इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ जानकारी दूं। जब भी हम किसी भी क्लास का बुक शुरू करेंगे और चैप्टर शुरू करेंगे तो उस चैप्टर में जो जो पढ़ना है उसको हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं, जो कंपटीशन के छात्र की दृष्टि से और 7th क्लास के छात्र की दृष्टि से दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भी हम वही किए हैं। आज के जो चौथा चैप्टर में जितने पॉइंट है जो कंपटीशन की दृष्टि से और क्लास 7th के छात्र की दृष्टि से दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हमने पहले लिखे हैं। देख लीजिए आप, ये 11 गो पॉइंट है। इस 11 गो पॉइंट को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से पूछे जाने वाले कंपटीशन या अन्य एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा हमको नहीं लगता है कि वो छूटेगा। वैसे मैं बता दूं आप लोग को कि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे पॉइंट है जिससे यह साबित होता है कि कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं हो उसमें इस चैप्टर से निश्चित रूप से क्वेश्चन होगा ही। लेकिन यह भी तय है कि इस चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको आज हम शामिल करने जा रहे हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन को आप कंपटीशन में सॉल्व करना चाहता है तो आज इसको निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हम इस चैप्टर के चौथा चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो 11 गो पॉइंट है, उसमें से पहला वायु क्या है, जो अभी अभी आपने सुने कि वायु क्या है। अतः इसके विषय में पुनः बताने की हमें जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वायुमंडल। जी, वायुमंडल अभी भी हमने बताए थे कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तरह के गैसें हैं। उन्हीं गैस के समूह को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का संगठन, जी संगठन का इंग्लिश होता है कंपोजिशन। क्लियर हो गया। अर्थात किसी चीज़ में जो जो चीज़ मिला होता है उसी को कहते हैं हम लोग संगठन या कंपोजिशन कहलाते हैं। अर्थात ये क्लियर हो गया कि वायुमंडल में कौन कौन गैसें हैं, कितने गैसें हैं, किस गैस की प्रतिशत कितनी है, वह इस दूसरा चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बता दें कि वायुमंडल में कई गैसें हैं और उन गैसों को हमने या कहिए ज्योग्राफी के विद्वानों ने 2 वर्गों में बांटे हैं। एक हल्का गैस और दूसरा भारी गैस। देख लीजिए, हम थोड़ा उसका चार्ट भी बनाए हैं। देखिए, ये भारी गैस 4 हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, भारी गैस 4 हैं। वायुमंडल में जो
गैसें हैं, उसमें से हमने अभी बताया उसको दो वर्ग में बांटा गया, एक भारी गैस और दूसरा हल्की गैस। भारी गैस 4 है। नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन है जिसका प्रतिशत 78.03 है। इसको 78% भी माना जाता है, कहीं कहीं पर ऑप्शन ये तो पॉइंट में रहता है, कहीं कहीं पर वैसे 78% रहता है जी। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो जानते ही हैं कि जीव जंतु के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन। उसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में 20.99% है, अर्थात इसको राउंड फिगर में हम लोग 21% मान लेते हैं जी। उसके बाद तीसरा है आर्गन ए, अर्थात 0.93%। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको खतरनाक गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में 0.32, अर्थात इसको राउंड फिगर में हम लोग या करके 0.03% भी कहते हैं। और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में जान ले कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में सबसे भारी गैस के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात सबसे भारी गैस यही कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण गैस इसी को माना जाता है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद चलिए हल्की गैस है। वैसे शायद मालूम होगा आप लोग जब किसी बुक में इत्यादि में पढ़े होंगे, 7th के बुक में भी अगर पढ़िएगा तो उसमें ये 4 गैस का नाम तो लिखल रहेगा। उसके बाद अन्य गैस देके 0.04% रहता है अन्य गैस में। तो यही अन्य गैस जो है यही हल्का गैस है। और हल्का गैस में सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 0.01% है। उसके बाद आपको है नियन जो 0.0018% है। उसके बाद है हीलियन। हीलियन है 0.005% है। उसके बाद है आपको क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन है आपको 0.001% है। उसके बाद है नियोन। नियोन है 0.0009% है। और उसके बाद है ओजोन। ओजोन है 0.0001% है। तो इस तरह से आपने वायुमंडल में जो गैस की अनुपात है, गैस का जो प्रतिशत है, उसको आपने समझे। और इसी से आपका वायुमंडल का संगठन वाला जो दूसरा पॉइंट है वो भी हो गया, अर्थात वायुमंडल में कौन कौन गैसें हैं वो इससे स्पष्ट हो गया। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, इस पर कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस वायुमंडल के संगठन पर, अर्थात वायुमंडल के गैस में। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको मैंने एक नंबरिंग कर दूं। पहला है इसमें कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस पाई जाती है, तो क्लियर हो गया कि इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन है, तो CO2 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 2 क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण ही है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस किसको कहा जाता है, तो बिल्कुल यही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहा जाता है। तो शायद वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल में उपस्थित गैस जो हैं जिसका प्रतिशत अनुपात कितना है नहीं है, उसको आपने इस चार्ट से समझ गए। अब हम लोग इस चौथा चैप्टर का जो तीसरा पॉइंट है वह है वायुमंडल की संरचना या परतें। जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे जो वायुमंडल है, आकाश जो है, इसमें लगभग 1000 किलोमीटर तक वायु कम या ज़्यादा किसी न किसी रूप में है। लेकिन एक चीज़ और जानकारी दे दें कि वायु का जो 99% भाग है वह मात्र 40 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। उसके बाद ऊपर जो है 40 किलोमीटर के बाद बहुत कम मात्रा में वायु की उपस्थिति है। तो आज हम इस तीसरा चैप्टर में वायुमंडल की संरचना या परत, वायुमंडल का परत जो है उसके विषय में बताएंगे। क्योंकि जो जो हम ऊपर जाते हैं तो एक खास दूरी पर जाके खास स्थिति पाया जाता है, फिर जाके चेंज होता है, फिर जाके चेंज होता है। तो इसी आधार से ज्योग्राफी के विद्वानों ने इन वायुमंडलों को 5 परतों में बांटा है। उन्हीं 5 परत को हम बताने के लिए जा रहे हैं जी। 5 जो परत हैं उसी को हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको। वैसे हम बता दें आप लोगों को कि हमने पिछले एक स्पेशल वीडियो दिए थे जिसमें हम वायुमंडल के परत को विशेष रूप से बताए थे। चूँकि वायुमंडल की परत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते
हैं, इसलिए हम उस पर विशेष वीडियो बना के दिए थे। अगर इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। अगर आपको वायुमंडल का विशेष वीडियो देखना हो, विशेष रूप से उसका अध्ययन करना हो, तो उससे देख लीजिएगा। चलिए, तो वायुमंडल के हम परतें देखते हैं। वायुमंडल की परतें, जी हमने अभी भी बताया कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। देखिए बिल्कुल, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने बाद है कि वायुमंडल की जो ऊंचाई है थोड़ा सा ध्रुव पर अलग है और विषुवत रेखा पर अलग है। ये देखिए, ये जो बना रहे हैं हम, ये विषुवत रेखा वाला बना रहे हैं, विषुवत रेखा वाला। ये इधर बना रहे हैं ध्रुव वाला, ध्रुव। तो देखिए, ये सबसे नीचे वाला जो परत है वो है क्षोभ मंडल। जी, सबसे नीचे जो है वो है क्षोभ मंडल। ये देखिए, ये और क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो होते हैं वो आपको बता दें कि विषुवत रेखा पर थोड़ा ज़्यादा होता है, 18 किलोमीटर होता है, और ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर ही मात्र होता है, 8 किलोमीटर। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। जी, तो मैं बता दूं क्षोभ मंडल पर, उसके बाद आगे जाएंगे। ये क्षोभ मंडल सबसे महत्वपूर्ण परत है और किसी भी कंपटीशन में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, क्षोभ मंडल से। जी, इसलिए क्षोभ मंडल को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। क्षोभ मंडल की अगर विषुवत रेखा पर ऊंचाई पूछा जाएगा तो 18 किलोमीटर, अगर ध्रुव पर पूछा जाएगा तो 8 किलोमीटर। अगर इसकी औसत ऊंचाई, हाँ इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ऊंचाई के संबंध में, तो औसत ऊंचाई पूछता है। औसत ऊंचाई जो होता है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो 12 से लेकर 13, इन दोनों में जो क्वेश्चन ऑप्शन रहे उसको टिक मारना है। 12 से 13 किलोमीटर इसका औसत ऊंचाई होता है। जी, अब सुनिए, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है इसी में होती है, चाहे बादल का बनना हो, वर्षा हो, आंधी तूफान हो, सब इसी मंडल में होते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हमने बताए थे कि सबसे भारी गैस जो होते हैं CO2 होते हैं, और ये क्षोभ मंडल के ये निचले भाग में ये CO2 पाए जाते हैं। CO2 की एक मोटी परत पाई जाती है, और इसकी क्या काम है वो सुन लीजिए। यह क्षोभ मंडल के निचले परत में जो CO2 पाए जाते हैं, उस परत का मुख्य विशेषता होते हैं कि सूर्य में जो के किरण में जो ऊष्मा पाए जाते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं वो, और वह अवशोषित करके तापमान को बढ़ाते हैं। जानते हैं कि जब हम इस क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं ना, ऊपर की ओर जाते हैं, तो प्रत्येक 65 मीटर पर, जी 65 मीटर पर 1 डिग्री तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। 65 मीटर पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये नीचे वाले भाग में CO2 की अधिकता होती है, और जहाँ CO2 की अधिकता होगी वहाँ तापमान अधिक होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो CO2 की मात्रा घटते जाता है, तो फिर तापमान भी क्या होता है, घटते जाता है। और जहाँ पर बिल्कुल CO2 नहीं होगा तो वहाँ -100, अर्थात हम आगे वाला बताएंगे आपको कि मध्यमंडल समय -100 डिग्री तक तापमान रहता है, क्योंकि वहाँ पर CO2 की मात्रा नहीं है। क्योंकि CO2 ही एक ऐसे गैस है जो सूर्य प्रकाश में, सूर्य किरण में जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो CO2 गैस की कमी रहेगा, तो फिर तापमान भी घटते जाएगा। तो आपने देख लिए कि क्षोभ मंडल में जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान भी घटेगा। तो एक बार फिर से हम क्षोभ मंडल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक एक करके हम बताते हैं, सुनिए। सबसे पहले क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। दूसरा में क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी बारिश हो, तूफान हो, बादल बनना हो, सब घटनाएं इसमें घटित होती है। इसका जो औसत ऊंचाई होता है वो 12 से 13 किलोमीटर तक होता है। और पाँचवा, इसकी ऊंचाई ध्रुव पर अलग होती है और विषुवत रेखा पर अलग होती है। तो ये 6-7 जो मैंने पॉइंट अभी बताया महत्वपूर्ण, उसको अगर ध्यान में रख लीजिएगा तो क्षोभ मंडल से जब क्वेश्चन पूछेगा
तो आपसे नहीं छूटेगा जी। अब हम लोग दूसरे मंडल की ओर जाते हैं। दूसरा मंडल जो होते हैं ये यहाँ 18 से लेके 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक। और इसका नाम है, अच्छा ये धूर पर भी यही सेम है, सिर्फ इसमें 8 किलोमीटर था, इसमें फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 50 किलोमीटर, 50 km। और ये कौन हो गया आपको, इसको कहते हैं समताप मंडल जी, समताप मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल से कम। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा तो बिल्कुल ही नहीं छूटेगा। समताप मंडल में क्या होता है, समानता तापमान समान होता है, तापमान में ज़्यादा ऊपर चढ़ाव उतार नहीं होता है, इसमें कमी बेसी होने की संभावना कम रहता है। किसमें, समताप मंडल में। और समताप मंडल की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यहाँ पर मौसम संबंधी घटना नहीं घटती है, अर्थात आंधी तूफान बादल तादल इत्यादि नहीं बनता है, अर्थात लगभग शांत रहता है माहौल। तो शांत होने के कारण से हवाई जहाज को उड़ने के लिए जो दशा चाहिए वह यहाँ पर उपस्थित रहता है, अर्थात हवाई जहाज जो उड़ते हैं मुख्य रूप से इसी में उड़ते हैं, किसमें, समताप मंडल। तो ये तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हुआ कि हवाई जहाज को उड़ने के लिए अनुकूल दशा किस मंडल में उपस्थित है, तो समताप मंडल में। और वायुमंडल समताप मंडल में तापमान क्या होता है, तो लगभग समान रहता है। और तीसरा हो गया कि मौसम संबंधी घटना इसमें नहीं घटती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि समताप मंडल में ही 15 से लेके 35 किलोमीटर तक, 15 से लेके 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक एक परत है ओजोन गैस की, सुने होंगे ओजोन गैस की। इसमें ओजोन गैस की परत है 15 से 35 किलोमीटर के बीच। और ओजोन गैस क्या होता है वो सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है जीव जंतुओं के लिए, हमारे लिए। ऐसा माना जाता है कि ओजोन परत अगर नहीं रहता तो पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं रह सकता था। क्यों ऐसा कहा जाता है वो सुन लीजिए। सूर्य से निकलने वाले अति खतरनाक और विनाशकारी परावैंगनिक किरण को यह सोख लेती है, कौन, ओजोन परत। अगर ओजोन परत नहीं रहता तो किरण सीधा पृथ्वी पर पहुंचती, धरातल पर पहुंचती, और जो भी जीव जंतु है वो जल जाता, मर जाता, ऐसा माना जाता है। अर्थात हमारे लिए ओजोन परत बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सुने होंगे कि आजकल ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ओजोन परत पतली हो रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मैं बता दूं आप लोगों को, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुने होंगे आपको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक ऐसे गैस हैं जो ओजोन परत को पतले कर रहे हैं, ओजोन परत में छिद्र कर रहे हैं। क्योंकि CFC एक ऐसे गैस हैं, वो ओजोन गैस से प्रतिक्रिया करके उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो जब जहाँ पर भी इस गैस की अधिकता होती है वहाँ पर छिद्र हो जाता है, वह पतला हो जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई बात है, हमारे लिए बहुत खतरा की बात है। आज CFC गैस का हम लोग उपयोग करते हैं और उससे ओजोन परत पतली हो रही है, छिद्र हो रही है। वैसे इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार सम्मेलन हुआ है और इस गैस के उपयोग, इस गैस के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आपने समताप मंडल में को भी समझ गए, और समताप मंडल से वही 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौसम संबंधी घटना इस मंडल में होती है कि नहीं होती है, तो नहीं होती है। और इसमें तापमान क्या होता है, तो लगभग समान होता है। और इस ओजोन गैस वाले परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। हवाई जहाज को उड़ने के लिए अनुकूल दशा किस मंडल में पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। तो समताप मंडल से जो क्वेश्चन है लगभग इससे बाहर नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे मंडल की ओर जाते हैं। दूसरा मंडल है मध्य मंडल जी, मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या होता है, 50 से 80, इस साइड भी वही 80 होता है। अब मध्य मंडल में सुन लीजिए क्या होता है। मध्य मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमने देखे हैं बहुत सारे कंपटीशन में, एक क्वेश्चन ही रहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो भी आपको नहीं छूटेगा।
मध्यमंडल में जो तापमान होते हैं ना वो -100 डिग्री तक पहुंच जाता है, बहुत कम तापमान पाए जाते हैं इसमें, पहली बात। दूसरी बात, आपने उल्का पिंड सुने होंगे। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे टूटे फूटे छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े या अन्य पिंड के भाग घूम रहे हैं। जब वो अनियंत्रित हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह की ओर चल देते हैं तो इसी होकर उसे आना पड़ता है, और इस मंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वायु से घर्षित होकर उसमें आग लग जाती है। अर्थात उल्का पिंड से संबंधित घटना इस मंडल में होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात उल्का पिंड से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है इस मंडल से कि उल्का पिंड कहाँ जलते हैं, उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं कहाँ घटती है, तो मध्य मंडल में घटती है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऊंचाई पूछ देगा तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होता है। और अब चलते हैं हम लोग इससे ऊपर वाले मंडल जो होते हैं उसको दो नाम से जानते हैं। एक वायुमंडल भी कहा जाता है इसको, और दूसरा इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश भाग में आयनित गुण पाए जाते हैं। वायुमंडल जी, तो ये वायुमंडल का अधिकांश भाग में क्या होते हैं, आयनित गुण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, आयन मंडल भी। इसको क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं आयन मंडल जी। इससे मुख्य रूप से इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर कि रेडियोधर्मी तरंग जो होते हैं जिससे हम रेडियो या अन्य चीज़ सुनते हैं, वह तरंग इसी मंडल से परावर्तित होती है। पृथ्वी पर से जो ये रेडियोधर्मी तरंग यहाँ जाती है तो यहाँ से ये रिटर्न हो जाती है, यही मंडल है जो उसको आयनित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। अगर ये मंडल नहीं रहता तो ऐसा माना जाता है कि ये तरंग रिटर्न नहीं होती, ऊपर चली जाती, अर्थात रेडियो इत्यादि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, या इस तरंग से संबंधित जो काम करते हैं वो काम नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन कि रेडियोधर्मी तत्व किस मंडल से परावर्तित होती है, रेडियोधर्मी तरंग किस मंडल से परावर्तित होती है, तो यही वायुमंडल या आयन मंडल होते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है थोड़ा सा उस पर कभी कभी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आपको जैसे कि 7th क्लास के NCERT में है कि 80 से 400 तक है, 400 km तक है, लेकिन इस पर अधिकांशतः जगह आपको मिलेगा कि 640, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। वैसे इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं पूछता है, 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, या फिर 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक या 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में जो होगा 400 होगा तो 400 दीजिएगा, 640 होगा तो 640 होगा दीजिएगा। उसके बाद ये जो 400 किलोमीटर या 640 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग जो है वो कहाँ तक है उसका अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जी, ऊपरी भाग, इसका दूरी अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। इस मंडल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस मंडल से एक क्वेश्चन पूछता है, वो है कि इस मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो इस मंडल में हल्का गैस जो है, अभी आपने गैस को देखे थे, दो तरह के, एक भारी गैस एक हल्का गैस। हल्का गैस में आपने देखे थे हीलियम नियन इत्यादि होते हैं, तो इसमें हीलियम नियन इत्यादि हल्का गैस पाए जाते हैं। और उपग्रह संबंधी जितने भी काम होता है, अर्थात उपग्रह को जो भेजा जाता है वो इसी मंडल में भेजा जाता है। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट है आपका मौसम। मौसम तो आप लोग हर वक्त सुनते होंगे कि मौसम क्या होता है, नहीं होता है जी, लेकिन आज हम उसको परिभाषित भी करेंगे। तो सुन लीजिए मौसम जी। मौसम खूब सुने होंगे, अभी थोड़ा सा बैठे रहते होंगे आप लोग, खूब आनंद लेते होंगे, उधर से आंधी तूफान आ जाएगा। आंधी तूफान आ जाएगा तो कहिएगा मौसम खराब हो गया। तो ये आखिर मौसम है क्या, वो सुन लीजिए। वायुमंडल में, यही अभी जो बताया अपने को, वायुमंडल में प्रतिदिन, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक क्षण
जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, हमारे वायुमंडल में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन ये जो परिवर्तन होते रहता है या होता है, उसी परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जी क्लियर हो गया मौसम? बिल्कुल ही छोटा पॉइंट था। उसके बाद हम लोग चलते हैं जलवायु। देखिए जलवायु क्या होता है, अगर आपने मौसम समझ गए हैं तो जलवायु भी तुरंत समझ जाइएगा। जलवायु सुन लीजिए, जलवायु क्या होता है? दीर्घकालीन मौसमों के औसत को जलवायु कहते हैं। अर्थात किसी स्थान की जब जलवायु निश्चित की जाती है तो उससे पहले वहाँ के मौसम का अध्ययन किया जाता है, और एक दिन का नहीं, बहुत लंबे समय तक का। हाँ, एक चीज़ और बता दें आप लोग को, कितना लंबे समय तक का, इसमें कम से कम 30 वर्ष माना गया है कि किसी स्थान की जलवायु को निश्चित करने के लिए उस स्थान पर बदलते मौसम के 30 वर्ष के बदलते मौसम का अध्ययन किया जाता है, और फिर उसके आधार पर वहाँ की जलवायु निश्चित की जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं जलवायु को परिभाषित कर रहा हूँ कि दीर्घकालीन मौसमों के औसत को जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु भी आपने समझ गया। अब जो चैप्टर 4 है उसका महत्वपूर्ण पॉइंट छठा है तापमान। जी तापमान, इसको टेम्परेचर भी कहते हैं। तापमान क्या होता है? आप लोग इसको परिभाषित करने में कभी कभी संकुचित महसूस करते होंगे, दिक्कत महसूस करते होंगे। आज सुन लीजिए, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तापमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में, जी हाँ, किसी भी वस्तु में गर्मी और ठंडी दोनों में से कोई तो गुण होगा, उसी गुण को ही तापमान कहते हैं। अर्थात तापमान किसी वस्तु में उपस्थित ठंडक और गर्म का संकेतक होता है। जी हाँ, फिर से सुनिए, किसी वस्तु में ठंडक या गर्म जो पाए जाते हैं उसी के संकेतक कौन है? तापमान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में पाए जाने वाले ऊष्मा ही उसके तापमान कहते हैं। अगर ऊष्मा कम है तो उसका कम तापमान होगा, ऊष्मा अधिक है तो तापमान अधिक होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। और तापमान को मापने वाला यंत्र जो होते हैं वो होता है थर्मामीटर। इसको थर्मामीटर से मापा जाता है। तो क्लियर हो गया तापमान। अब हम लोग चलते हैं इसी चैप्टर के 7वां पॉइंट है आतपन। जी आतपन क्या होता है? ये थोड़ा नया शब्द है, आतपन। ये आतपन क्या होता है वो सुन लीजिए। सूर्य से जो गर्मी आती है, अर्थात सूर्य किरण के द्वारा जो हमारे पास गर्मी आती है, और जिस गर्मी को पृथ्वी रोक लेती है, उसको पुनः वापस नहीं होने देता है, वही गर्मी क्या कहलाते हैं? आतपन कहलाते हैं। अर्थात क्लियर हो गया कि सूर्य किरणों से, सूर्य के प्रकाशों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने वाले वह तापमान, वह ऊष्मा जिसको पृथ्वी रोक लेती है, पुनः उसको वापस नहीं जाने देती है, वही तापमान आतपन कहलाता है। जी आतपन हो गया। उसके बाद हम लोग 8वां नंबर में चलते हैं पवन। जी पवन का नाम तो सभी सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सस्पेंस होगा, आज क्लियर हो जाइए। पवन जी गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जब किसी जगह पर बिल्कुल ही आपको अनुभव हो कि वायु गतिशील है तो उसको कहा जाता है पवन कहा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया, वो सुन लीजिए। 3 भाग में कौन कौन पवन है? पहला पवन का नाम है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन। दूसरा का नाम है मौसमी पवन। मौसमी पवन। और तीसरा का नाम है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन। जी तो अस्थाई पवन क्या होता है वो सुन लीजिए। अस्थाई पवन को व्यापारिक पवन भी कहा जाता है।
अर्थात वैसा पवन जो सालों भर एक ही दिशा में चलती है। और इस पवन का उपयोग मुख्य रूप से समुद्र में व्यापार करने वाले, समुद्र में नाव चलाने वाले व्यक्ति उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसको व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। थोड़ा सा इस पवन के विषय में हम थोड़ा सा एक फिगर बताते हैं आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये पृथ्वी है, ये बीच में भूमध्य रेखा है, और इस भूमध्य रेखा के इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड देख लीजिए, दोनों साइड यहाँ पर और यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र तैयार होता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब का, इधर भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र तैयार होता है। तो इधर से हवा क्या करती है, इधर की ओर सालों भर बहती है। चूंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बीच वाले भाग में गर्मी रहती है, गर्मी होने के कारण से क्या होता है, तो वायु हल्की होकर यहाँ से दूसरे जगह चली जाती है, अर्थात निम्न वायुदाब की ओर चली जाती है यहाँ से। तो यहाँ से फिर क्या होता है, तो इधर से फिर हवा इधर की ओर बहती है, अर्थात यहाँ पर वायु कम पाए जाते हैं, वायु हल्की हो जाती है, तो फिर यहाँ पर खाली हो जाता है। तो इधर से हवा इधर सालों भर बहती है, फिर इधर से इधर की ओर सालों भर बहती है। ये दो तरह की पवन होती है, एक पश्चिया पवन, एक पूर्वा पवन होती है, जो सालों भर एक ही दिशा में बहती है। राइट, हो गया ये स्थायी पवन। उसके बाद मौसमी पवन। मौसमी पवन क्या होता है, जो मौसम के अनुसार वो अपना दिशा बदल लेती है। अब गर्मी आया तो गर्मी के मौसम में पश्चिम हवा बहने लगती है, सर्दी आया तो पूर्व हवा बहने लगती है, अर्थात मौसम के अनुसार जो हवा अपनी दिशा बदल लेती है उसको कहते हैं मौसमी पवन कहा जाता है। और उसके बाद स्थानीय पवन क्या होता है, वैसा पवन जो किसी स्थान विशेष में चलती है उसको कहते हैं स्थानीय पवन। जी, अब हम लोग चलते हैं दूसरा आपका है पवन के प्रकार हो ये गया आर्द्रता। जी, आर्द्रता को थोड़ा सा देख लें। आर्द्रता, जी ये भी नाम सुना हुआ है, आर्द्रता। ये आर्द्रता क्या होती है वो सुनिए। हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसी को आर्द्रता कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, धरातल पर चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो या अन्य भाग हो, जब तापमान बढ़ता है तो जलाशय से क्या होता है, तो जल का वाष्पन होता है, अर्थात जल गर्म होकर कुछ वाष्प में बदल जाते हैं और फिर वो जाके हवा में मिल जाते हैं। तो वही जो हवा में मिलते हैं उसकी जो मात्रा होती है उसी को कहते हैं आर्द्रता, अर्थात हवा में जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता। सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ पाई जाती है, तो क्लियर है समुद्री एरिया में। चूँकि समुद्री एरिया में हर वक्त वाष्पन क्रिया होती है, इसलिए हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ पर आर्द्रता भी अधिक होती है। जी, आर्द्रता से यही एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है जो इससे पहले भी हमने चर्चा किए थे आपको, वायु दाब। वायु दाब, जी अब सुन लीजिए वायु दाब क्या होता है। वायु में भार होता है, चूँकि इसमें धूल कण इत्यादि जलवाष्प इत्यादि बहुत कुछ मिले होते हैं, इसमें भार होता है, और इसके भार जो धरातल पर पड़ता है वही जो भार है वही वायु दाब कहलाते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र पर वायु द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है, जो वजन डाला जाता है, वही वजन वही दाब क्या कहलाते हैं, वायु दाब कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र या इकाई क्षेत्र पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब कहा जाता है। वायु दाब का मापक होता है बैरोमीटर। जी, इसको भी मापने वाला यंत्र है जिसका नाम है बैरोमीटर। तो इस तरह से चैप्टर 4 का जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो 7th क्लास और कंपटीशन की दृष्टि से अति आवश्यक था, उन सब पॉइंट को हमने शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन एक बार एक चीज़ फिर से रिमाइंड कर दिए, 4 चीज़ हैं जो मैंने अभी भी बीच बीच में बताते गए। थोड़ा सा पहला बताए थे कि तापमान। जी, तापमान के जो मापक होते हैं मैंने उसका नाम बताया था आप लोग को, उसको तापमापी यंत्र भी कहा जाता है या थर्मामीटर कहा जाता है।
इसको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, लेकिन इसका मापक होता है थर्मामीटर। वायु दाब का जो मापक होता है बैरोमीटर, मैंने अभी भी बताया था, बैरोमीटर होता है। और पवन का जो गति होती है उसको जो मापने वाला यंत्र होता है उसका नाम होता है एनीमीटर, जी एनीमीटर। और आर्द्रता को मापने वाला यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर, जी हाइग्रोमीटर। तो इस तरह से आज हमने 7th क्लास के ज्योग्राफी के चौथा चैप्टर को समझाने का, बताने का और महत्वपूर्ण पॉइंट को अलग करके आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए इंगित किया। और आज हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा। अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे।